सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जो फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स के हवाले से अब हम दूसरी जो वीडियो है इस सीरीज़ की, उसमें मैं हाज़िर हो गई हूँ। और पिछली सीरीज़ के अंदर हमने देखा था कि हमने तो पहले ये डिस्कस किया था कि बुनियादी तौर पे रसेल के वो गोडेल के जो कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है वो क्या है। इसके बाद हमने फ़लसफ़े के दो हवालों को देखा था कि जो बाकी के मौज़ूआत हैं, मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हार्ड साइंसेस होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, यानी जो अदर देन फिलोसफी सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से फिलोसफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर हमने फ़लसफ़े के दो हवाले देखे थे कि जो आगे भी हमारे काम आएंगे, कि हम देखेंगे। अभी आज तो हमने जो स्टडी करनी है वो हिस्ट्री देखेंगे मॉडर्न मैथमेटिक्स की। और उसके अलावा मैथमेटिकल लॉजिक और सेट थ्योरी के क्या क्या सब्जेक्ट मैटर किया है, क्योंकि इसका अगर मुतय्यन हम कर लें तो हमें आगे बातें समझने के लिए आसानी होगी। इसके बाद हम जो हिरार्कीज ऑफ मॉडर्न लॉजिक है, कि जिसके अंदर आपकी जो अरस्तू से लेके बूल तक आती है, जॉर्ज बूल तक, और लिबनिज ने भी काम किया प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसके अलावा फिर आपकी जो जिसका बानी फ्रेगे है दरअसल, प्रेडिकेट कैलकुलस, या हम इसे प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं, या ठीक है कुछ लोग उसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। उसके बाद फिर जो सेकंड ऑर्डर लॉजिक है, कि फ्रीगे ने उसको दरअसल इम्प्लिसिटली इस्तेमाल किया अपने जो उसकी क्वांटिफायर्स थे उसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन बाद में पियानो का उस पर बहुत बड़ा काम है। वो देखेंगे कि वो क्या है और इनके सब्जेक्ट मैटर आपस में क्या है। और जब हम हिरार्कीज ऑफ लॉजिक को देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि मतलब कि ये फुली तरीके से जो हमारा फॉर्मलाइज कर सक रही हैं कि नहीं कर सक रही। उसमें हम इसकी इनकी जो एक तो है ना कि कोई भी फॉर्मल सिस्टम है, तो दरअसल वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपके मारूफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं ना आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर, वो फॉर्मल सिस्टम उन एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों को, क्योंकि हम जो भी लॉजिकल प्रोपोजिशन तरतीब देते हैं वो आइडेंटिकल होती है हमारे मारूफ के साथ। तो वो उसको कोई भी फॉर्मल सिस्टम हमारे मारूफ की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से फॉर्मलाइज कर रहा है। तो इसमें दो हवाले आ जाते हैं। पहला हवाला ये है कि उस फॉर्मल सिस्टम की एक्सप्रेसिवनेस कितना है, यानी वो जो प्रॉपर्टीज हैं या प्रेडिकेट्स हैं उनको किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फॉर्मल सिंटैक्स सिमेंटिक। और सिंटैक्स और सिमेंटिक से भी हटते हुए जो गुडेल ने जिस चीज़ के ऊपर रद पेश किया वो किसी भी फॉर्मल सिस्टम की सिंटैक्टिक एप्लीकेशन थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक तो एक्सप्रेसिवनेस होगी उस फॉर्मल सिस्टम की, और दूसरा हो गया कि वो कंप्लीट कितना है अपनी ज़ात में, यानी जो उसकी कंप्लीटनेस है वो क्या। क्योंकि असल में मसला ये होता है कि जो ही हम हिरार्कीज ऑफ लॉजिक में जाएंगे ना, मिसाल के तौर पे जो थर्ड ऑर्डर लॉजिक है या हाई ऑर्डर लॉजिक है, उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, यानी आप पता कि प्रेडिकेट ऑफ प्रेडिकेट सेट ऑफ सेट्स को भी क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो कंप्लीटनेस है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मारूज में हमारी जो चीज़ें हैं उनकी इक्विवेलेंट पहले हमने फॉर्म सिमेंटिक्स को डेवलप करना है, ठीक है। जब हम सिमेंटिक्स को डील करते हैं तो वो सही तरीके से हमारे मारूज को अकलाने के काबिल नहीं होती, ठीक है। तो हम उसको भी तफसीली देखेंगे। तो ये दो चीज़ें कि एक्सप्रेसिवनेस किसी भी फॉर्मल सिस्टम की, और दूसरा ये कि उसकी जो कंप्लीटनेस है, ठीक है, उसकी जो लॉजिकल कोहेरेंसी है वो, ठीक है। तो इस वाले से इन दोनों चीज़ों पर आज हमने, ये तो एक पार्ट हो गया। और इसके अलावा हम फिर हिस्ट्री को भी देखेंगे कि हमारी सेकंड वीडियो है। थर्ड वीडियो के अंदर फिर हम जो रसल पैराडॉक्स है और गुडेल के जो कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है उनको देखेंगे। और जो आखिरी वीडियो होगी यानी जो चौथी वीडियो होगी, उसके अंदर हम कोई हल पेश करेंगे हेगेलियन नुक्ता नज़र से, कि हेगल जो और इस वाले से जो जदीद तहकीकात हुई हैं उनको भी हम देखेंगे। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं अपनी तरह वीडियो शेयर कर दूँ। ये एक मिनट, गलत हो गई। ओके। अच्छा, ये अब वीडियो शो होगी होगी आप लोगों को। हम्म। अच्छा जी। तो ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने, एक मिनट इसको हमने, ओके। अच्छा दोस्तों, फिर आज मैंने जैसे कहा कि मिस्ट्री को देखेंगे और हिरार्कीज को देखेंगे, कि जो हमारे ये तो पैरेलल ही चल रही हैं। लेकिन उससे पहले पहले हम हिस्ट्री को ही देख लेते हैं। तो दरअसल जो हमारी मैथमेटिकल लॉजिक की जो बुनियादें हैं वो दो बंदों के ऊपर हैं।
यानी फ्रेगे ने तो काम किया बहुत, लेकिन उससे पहले, यानी अच्छा पहले ये समझें कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसकी जो तारीख है वो कांट से शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कांट ने जो मैथमेटिक्स के हवाले से, वैसे तो उसका फिलोसॉफिकल सिस्टम बहुत उम्दा और बड़ा है, लेकिन उसने जो मैथमेटिक्स के हवाले से बात की ना, उसने मैथमेटिक्स को वो इंट्यूशन के अंदर ले आया, ठीक है। और इंट्यूशन के अंदर ले आया, और उसने एक और मजीद बात की, चूंकि वो इंट्यूशन के अंदर ले आया, और इंट्यूशन के अंदर जो दो चीज़ें हैं, ज़मान और मकान, ठीक है। तो अच्छा, ये इसको हम देखेंगे। बाकी फिर कांट ने ये भी बात की कि जो भी मैथमेटिकल प्रोपोजिशन है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+3, ठीक है, 2+3 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा। अब ये हमें कांट से पहले समझा जाता था कि बिल्कुल ही एक सेल्फ एविडेंट कॉन्सेप्ट है, यह एक बिल्कुल सेल्फ एविडेंट बात है कि 2+3 5 ही होगा। लेकिन कांट ने कहा कि अगर ये 2+3 तो बहुत एक आसान चीज़ है ना, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे 9995.222 +855.9333, तो वो आप इस कोहेरेंसी के साथ अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आपकी जो किसी एक्सटर्नल यानी मदद के ना, इन कैलकुलेटर के बगैर आप इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं सम कर सकते, बहुत मुश्किल होगा। तो उसने कहा कि दरअसल सिंथेटिक ए प्राइरी है, कि ये कबलस तजर्बी मामलात हैं, कि मतलब कि जो आपकी इंटरनल जो सिस्टम है, ठीक है, कैटेगरीज है, उनकी मदद से आप इनका जवाब देते हैं कि 2+3 = 5। और मजीद इसके बाद वो ये कहता है कि दो चीज़ों को वो लेके आते हैं, एक है अरिथमेटिक है, लिख भी दूं साथ साथ, अरिथमेटिक, और दूसरी होगी आपकी ज्योमेट्री, ठीक है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री। तो चूंकि वो इंट्यूशन के अंदर ले आता है मैथमेटिक्स को, तो इंट्यूशन के अंदर आपको पता है कि स्पेस एंड टाइम में कांट उस पर बात करते हैं, जिनको कांट का फिलोसॉफिकल सिस्टम पता है कि कोई भी जब मैं तजुर्बा हासिल करता हूँ तो मेरी तजुर्बे की जो सबसे कम तरीन सतह है कि उससे नीचे मैं नहीं जा सकता, वो ज़मानों में कहाँ है, ठीक है। तो जो आप ये भी याद रखें कि जो स्पेस है, स्पेस, ठीक है, वो उसकी जो एसेंस है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और जो टाइम है उसका एसेंस होता है, या जो उसकी माहियत होती है वो सिक्वेंशियल होती है, कि 1.1 + 2 3 4 5। तो कांट ये कहता है कि जो अरिथमेटिक का ताल्लुक है वो बाकायदा किसके साथ है, वो आपकी टाइम के साथ है, ठीक है। टाइम के साथ है, वो टाइम के साथ इसलिए है क्योंकि जो टाइम है वो सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल होता है। और जो अरिथमेटिक है वो भी दरअसल एक सिक्वेंशियल ही है, कि 1+2+3+4, यानी 1 1 1 2 2 2 3, यानी इस तरीके से आप सीरीज चलाते हैं। दूसरी तरफ कांट ये बात करता है कि जो ज्योमेट्री है वो आपकी स्पेस के साथ है, और वो भी इंट्यूटिव ही है। और स्पेस के साथ है तो एक इसकी जो असल जो माहियत है वो कंटिन्यूटी के साथ है, कंटिन्यूअस रिलेशन है, एक जो प्लेन है उसके ऊपर। और अगर आपने इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी देखी हुई है ना, तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी में भी जो है वो जो कमियत की जो बहुत सी इकसाम है, उनमें से दो इकसाम ये है कि एक मुनफसला, कमियत मुनफसला, और एक कमियत मुतसला, ठीक है। तो ये दो इस्लामिक थॉट में, खासतौर पर एरिस्टोटल ने भी इस पर कलाम किया, लेकिन कांट ने इसको आपकी इंट्यूशन के साथ जो नती किया ना, वो इस कांट का असल कारनामा था, ठीक है। तो कांट ने ये काम किया, ठीक है। और कांट से ही हमारी जदीद मैथमेटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जो मैथमेटिकल लॉजिक की जहाँ तक बात है, तो वो दो बंदे हैं, पहला तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि वो लेबनीज है, और दूसरा आपका जो बोल है, कि जो आप समझ लें कि जो लोग कंप्यूटर जो पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस की जो पूरा जो आप समझ लें कि एक तरीके का आप समझ लें कि आर्किटेक्चर है उसका कंप्यूटर का, ठीक है, वो दरअसल बॉल की उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। देखिए मिसाल के तौर पे जो आपकी कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं ना, जो बुनियादी तरीन उसका जो एंटिटी है वो 0 और 1 है ना। तो 0 और 1, और इसके अलावा 0 एंड 1 क्या होते हैं, दरअसल वो इलेक्ट्रिसिटी का ऑन या ऑफ होता है। और उसी की मदद से फिर मुख्तलिफ सर्किट्स जब बनाए जाते हैं, तो यानी मतलब कि 0 1 0 1, ये तो एक बिल्कुल आप समझ लेना, इनमें कोई वो नहीं है, कोई इनमें कोई खलल नहीं है, तकरार नहीं है, क्योंकि जो भी आपको रिजल्ट चाहिए ना, वो कंटिन्यूटी में रिजल्ट ही मिलता है आपको। रिजल्ट आपको तभी मिलता है कि जब आप उस कंटिन्यूअस मोशन को तकरार में बदलते हैं। तो वो जो तकरार में बदलते हैं, यानी 0 0 1 जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ऑन एंड ऑफ है, तो बोल ने क्या किया कि इसी ऑन ऑफ स्विच के साथ में कुछ एक लॉजिकल गेट्स को
लगाऊंगा। मिसाल के तौर पे उसने तीन लॉजिकल गेट्स की बात की, एंड और नॉट। ठीक है, जिन्होंने मैथमेटिक्स वगैरह या कंप्यूटर साइंस पढ़ी है उन्हें पता है। तो इस बूल दरअसल वो समझ लें कि वो बिल्कुल आगाज था मैथमेटिकल लॉजिक का। ठीक है, उसके बाद फिर लेबनीज ने भी काम किया। लेबनीज ने वैसे तो कोई काम पब्लिश नहीं किया, लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी अवेलेबल भी हैं, उनको आप देखें तो उसके अंदर वो मुख्तलिफ जो है ना, मिसाल के तौर पे हम कहता हूँ कि पी इज क्यू। तो उसको उसने कहा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे आपका, मैं लिखता हूँ पी इज क्यू। पी इज क्यू। ठीक है, अच्छा इसको जदीद जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसके अंदर हम इसको बस इस तरीके से बयान कर देते हैं। ठीक है, हम इसको अभी यहाँ हायरार्कीज ऑफ लॉजिक देखेंगे उसमें देखेंगे फिर इस तरीके से। लेकिन जो लिबनीज था वो उसने किस तरीके से किया कि पी यानी लाइंस की मदद से, पी जो जिसका सबसेट है दरअसल क्यू। ठीक है, तो पी के ऊपर बड़ी लाइन लगा दी और उसके नीचे क्यू लिखा, क्यू के नीचे फिर उसने कहा छोटी लाइन लगा दी। तो इस तरीके से यानी वो चाह रहा था कि अल्लाह ताकि उसके जो लेटर्स हैं मुख्तलिफ, जो अपनी इंटेलेक्चुअल क्लास जो उस वक्त थी, उसने ये बहुत से लोगों को कहा कि आप मेरी मदद करें, मेरे साथ रिसर्च अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि हम इस पे काम करें कि हम कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज बना सकें कि जो हमारे जो तासुबात हैं उनसे पाक हो। क्योंकि लैंग्वेज जो भी है वो आपके तनाजुर की अक्कास है। ठीक है, तो वो पाक नहीं होती। मिसाल के तौर पे उर्दू है, इंग्लिश है, इनके अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि जो एक किस्म के, आप बेशक उसको एक सेकुलर तरतीब दे दें, लेकिन वह तासुबाना शिकार है। ठीक है, मिसाल के उर्दू लैंग्वेज के अंदर चूड़ा है, तो चूड़ा एक ख़ास क्लास के साथ जैसे कोई कुछ लोग मुंतखब कर देते हैं, तो जो ज़ुबान है वो पाक नहीं होती। लेकिन अगर मैं कोई प्रोपोजिशन बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए लाजमी है कि तमाम तासुबात से पाक कोई लैंग्वेज हो। तो लेबनीज का ये ख्याल था, और इसीलिए उसने कहा कि हम फिर एक किस्म की यूनिवर्सल लैंग्वेज हमें बनानी चाहिए कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्ज कर सके। तो लिबनीज का हमने बता दिया, कांट का, बूल का। अच्छा, जब ये तमाम बुनियादें रखी जा रही थी उसके बाद फिर जो एक ब्रेक थ्रू आया, ठीक है, मिसाल के, अच्छा इससे पहले भी कांट ने जब इन तमाम चीज़ों को, मैथमेटिक्स को भी इंट्यूशन के अंदर समझने के बंद करने की कोशिश की। फिर न्यू कांटियंस है, न्यू कांटियंस ने भी कांट की ही जो एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी थी उसको एक बड़े कैनवस में पढ़ोया। ठीक है, और न्यू कांटियंस ही थे कि जिन्होंने बाद में फिर कांट की तशरीहात की और कांट के जो वर्क हैं उनकी ट्रांसलेशन भी की। तो फिर दरअसल एक एक समझ लें कि नुक्ता नज़र पनपा, या आप समझ लें कि स्कूल ऑफ थॉट निकला कि जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिज्म। साइकोलॉजिज्म। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिज्म वाले थे वो ये कहते थे कि जो भी आपकी दरअसल जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, दरअसल वो आपके मेंटल स्ट्रक्चर्स की बुनियाद में है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स है या जो लॉजिक है, और जो भी हम कोई भी नतीजा निकालते हैं, दरअसल वो तमाम के तमाम नताइज आपकी जो जहन की इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके मरूने मिन्नत है। ठीक है, तो इस नुक्ता नज़र के खिलाफ जो है वो दो लोग निकले। ठीक है, इनमें से एक जो बंदा था वो आपका फ्रीगे था। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि जो भी हमारी लॉजिक है या मैथमेटिक्स है या जो भी समझ लें कि एक्सियम्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ दिमाग की इख्तरा हैं या आपके दिमाग की इख्तरा नहीं भी हैं, फिर भी वो दरअसल आपके लॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दरअसल आपके जो इंटरनली माइंड में जो स्ट्रक्चर्स उनके आइडेंटिकल हैं दोनों। तो यूं फिर दरअसल समझ लें कि वो फिर आपको यूनिवर्सल लैंग्वेज को तरतीब नहीं दे सकते, बल्कि आपने जो पिछली जो लॉजिक हो रही थी अरिस्टोटल की, जो सिर्फ और सिर्फ जुबान पर मुनहसर थी, वो उससे बेहतर थी ये कहने के कि आपकी जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके मेंटल स्ट्रक्चर्स की के साथ आइडेंटिटी रखते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा फिर आप समझ लें कि एक तरीके की बहुत खतरनाक किस्म के मसाइल फिर ने जन्म लिया। ठीक है, कि जिसके ऊपर हम, क्योंकि इस साइकोलॉजिज्म के अंदर फिर वो लोग भी आ गए कि जिनका ताल्लुक ही नहीं था फिलोसफी के साथ, उसके अंदर मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने भी अपना काम किया। तो जो फ्रीगे था पहला आदमी और दूसरा हसरल था, इन दोनों ने कहा कि हम इसकी नफी पेश करेंगे। और दूसरा था हसरल। अरे अरे, इसको मैं ओके, दूसरा था आपका हसरल। अच्छा, अब इसके अंदर भी, अच्छा ये भी एक आयरनी है कि दोनों ने ही जो है वो साइकोलॉजिज्म के रद में अपना फलसफा पेश किया। दोनों ही हैगल के खिलाफ थे। ठीक है, हसरल भी हैगल ना कि हसरल जो है वो कॉन्टिनेंटल फिलोसफी था, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ आयरनी, कि
दोनों साइकोलॉजिज्म के रद में आए, लेकिन दोनों ने ही फिर अपनी अलग राहें खोजी। एक जो जो फ्रीगे था आपका, फ्रीगे आपका एनालिटिकल जो फिलॉसफी है उसका बानी था, एनालिटिकल जो फिलॉसफी है उसका। और जो हस्टल था वो कॉन्टिनेंटल, जो मॉडर्न कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी था उसका बानी था। ठीक है। और दोनों ही आप एक तरीके से समझ लें कि जो हैगल है उसके खिलाफ थे। ठीक है। तो जो साइकोलॉजिज्म के रद के हवाले से जो हम हस्टल को तो नहीं भी देख रहे, उसका बिल्कुल बिल्कुल ही वो अपोजिट है फ्रीगे के एनालिटिकल फिलॉसफी के। तो जो एनालिटिकल फिलॉसफी है, खासतौर पर फ्रीगे ने ये किया कि वो, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि लॉजिसिज्म, कि उसने कहा कि उसने जो अरिथमेटिक है, ठीक है, क्योंकि बुनियादी तरीन जो आप मैथमेटिक के जो बुनियादी तरीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो अरिथमेटिक से ही ताल्लुक रखते हैं। जितने भी नंबर्स हो गए, नंबर थ्योरी होगी जो जदीद है में भी। तो उसने कहा कि जितनी भी अरिथमेटिक है मैं उसको ड्रिल डाउन करता हूँ और उसको मैं बंद करता हूँ आपकी लॉजिक के अंदर। ठीक है। वो कहता था कि मैं लॉजिक के अंदर जितने भी आपकी जो फिलोसॉफिकल एक्सियम्स हैं या फिलोसॉफिकल कह लो लॉजिकल एक्सियम्स हैं, उनके तहत मैं अरिथमेटिक को डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसने अपनी एक किताब भी लिखी, बेगरिस्ट, जिसका फिर तर्जुमा हुआ कॉन्सेप्ट राइटिंग के नाम से। वो उसका मुकाला था, किताब तो ना कि किताबचा कह लें, 80-90 सफ़े का। और उसके अंदर दरअसल उसने प्रेडिकेट लॉजिक, या जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी। ठीक है। तो ये फ्रीगे का काम था कि फ्रीगे ने कहा कि, क्योंकि उसने कहा कि अगर हम साइकोलॉजिज्म, अगर हम मान लेते हैं साइकोलॉजिज्म को, और जो मुख्तलिफ लॉजिशियंस हैं, ठीक है, फ्रीगे खुद अगर लॉजिसिज्म को मान लेता तो ये होता कि दरअसल जो लॉजिक है या जो एक्सियम्स हैं उनमें कोई कोहेरेंसी ना रहती, और वो आपके सिर्फ और सिर्फ दिमागी इख्तरा बन जाते। ठीक है। लेकिन और उस वक्त इस तरह की बातें भी हो रही थी, क्योंकि अभी हमारा मौजू नहीं है तो उसको हम नहीं छेड़े। फ्रेगे ने क्या कहा कि अगर हम, पहली बात तो ये कि हमारे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपने दिमाग इन मेंटल स्ट्रक्चर्स से आज़ाद करवाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम तासुब से पाक करना चाहते हैं जो लॉजिकल लैंग्वेज है। तीसरी बात ये है कि लॉजिकल, इस तरह का हम लॉजिकल लैंग्वेज एक डेवलप करें, एक फॉर्मल सिस्टम को डेवलप करें कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ को बगैर किसी हवालों के जो है वो अपने अंदर जम कर सके। तो उसके लिए उसने कहा कि मैं अरिथमेटिक को लॉजिक के जरिए असर लाऊंगा। तो उसने ये अपनी किताब में सरंजाम भी दिया मामला। ठीक है। लेकिन जब उसने ये सरंजाम दिया, मिसाल के तौर पे फिगे के नज़दीक जो भी मिसाल के तौर पे ट्रुथ है, ठीक है, ट्रूथ है, ट्रूथ वो कहता था कि इक्वल्स टू है असर्शन के। असर्शन, अच्छा, इस असर्शन से क्या मुराद है? चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कि वो जो कहता था कि ट्रूथ इज इक्वल्स टू असर्शन से मुराद ये है कि एक देखिए अक्ल है, ठीक है, एक तस्वुर अक्ल है। और इन दोनों को फ्रीगे के नजदीक एक चीज मीडिएट करती है, और वो है आपकी तस्दीक। तस्दीक, या जिससे आप निस्बत हिकमिया भी कहते हैं, जो मिसाल के तौर पे आप कह लें कि कोई भी आप सब्जेक्ट के साथ कोई हुक्म लगा देते हैं, कोई प्रेडिकेट लगा देते हैं। ठीक है। और तस्दीक किन किस चीज से जो है वो आप समझ लें कि एक तरीके से वो उसका जो मतलब कि तस्दीक को हम मैं कैसे जज करूंगा कि तस्दीक ठीक है, तो वो कहता है वो आप करेंगे उसकी कंटेंट की मदद से, मवाद की मदद से। अभी ये मैंने आपको सिर्फ उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बताया, इसके आगे हम मजीद अभी कुछ चीजें जो बैकग्राउंड में वो अपनी बताता है। तो अकल है, तस्वुर अकल है, तस्दीक और मवाद है। फ्रीगे से पहले जो भी फिलॉसफी थी ना, उसके अंदर जो डिडक्टिव लॉजिक थी उसमें दो चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जाता था। एक ये मलूज़ खातिर रखा जाता था कि कोई भी तस्वुर साउंड है, कोई भी सॉरी प्रोपोजिशन है, वो साउंड है या अनसाउंड है। यानी अगर मैं कह देता हूँ कि अ, मैं ये कहता हूँ ना कि तमाम इंसान फानी है, इसकी जगह मैं कह देता हूँ तमाम इंसान बंदर हैं, और इसको मैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं इन तमाम चीज़ों को या मैं कह दूँ कि तमाम इंसान सोफा हैं, ठीक है, और मैं इनको लॉजिकली प्रूव कर देता हूँ, तो वो डिडक्टिव लॉजिक के हवाले से बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, ये अनसाउंड होगा, ये साउंड आर्गुमेंट नहीं, अनसाउंड है। लेकिन ये डिडक्टिव लॉजिक की जो समझ लें कि जो उसकी कुलिया जितने भी आप उसकी इकसाम, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल पार्टिकुलर है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स का इसके ऊपर भी हमने एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो
मतलब कि लॉजिकल कोहेरेंसी अगर उसमें है ना, यानी अगर मैं ये साबित कर भी देता हूँ कि तमाम इंसान सोफा है, तो वो अनसाउंड आर्गुमेंट है, लेकिन वो वैलिड है। ठीक है, वैलिड है लेकिन अनसाउंड है। ठीक है। तो अनसाउंड या साउंड, दरअसल इसमें कोई फर्क नहीं रखा जाता था, दोनों ही बराबर होते थे, बस उसमें ये होता था कि वैलिड है कि नहीं है। ठीक है। यानी वैलिडिटी, कोई भी अगर मैं प्रोपोजिशन बनाता हूँ, वो मेरे मारूफ के साथ मेरे लॉजिकल स्ट्रक्चर को मीडिएट करने के बाद बस वैलिड होना चाहिए उसे। साउंड और अनसाउंड इसका कोई फर्क नहीं है। बस वो आपको पढ़ने में साउंड लग रही है, अनसाउंड है, उस हद तक वो सिर्फ मतलब कि महदूद थी। ठीक है। यानी इससे मुराद ये है कि लॉजिक अगर मेरी, और जो मैं प्रोपोजिशंस तरतीब दे रहा हूँ, वो मेरी लॉजिकल एक्सियम्स के हवाले से दुरुस्त है, तो वो वैलिड है। ठीक है। वैलिडिटी का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि तमाम इंसान सोफा हैं, कि जो हमारी कॉमन सेंस के हवाले से ठीक नहीं है, वो अनसाउंड होगा लेकिन वो वैलिड होगा। ठीक है। फ्रीगे से पहले ये होता था, फ्रीगे ने आके क्या कहा कि साउंड और अनसाउंड को पीछे हटाते हुए हमने लॉजिक को इस काबिल बनाना है कि वो ट्रू हो, वो ट्रू हो। ठीक है। और ट्रू कैसे होगी? कि जब मवाद और तस्दीक और जो प्रोपोजिशन जो हम तरतीब दे रहे हैं, या जो हम मतलब कि मैंने कोई भी सिलोजिज्म तरतीब दिया, वो मवाद, तस्दीक, ट्रू और जो अक्ल है, इन तमाम के दरमियान मुख्तलिफ जो मैंने मवाद तरतीब दिया है उसको असर्ट करे। समझ आई बात की नहीं आई? यानी मिसाल के तौर पे अगर हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक को देखें ना, तो उसके अंदर जो बुनियादी मुकदमा है वो तस्वुर अक्ल की बात नहीं करते, वो सिर्फ अक्ल की बात करते हैं कि जो आपकी रीजन है, और जो उस रीजन की मदद से आपने एग्जियम्स को तरतीब दिया है, और उन एग्जियम्स की मदद से आपने मुख्तलिफ प्रपोजिशंस को तरतीब दिया है, बेशक वो आपकी अनसाउंड है, अगर वैलिड है तो कोई भी बंदा उसको, उसको जो है नॉन वैलिड नहीं करार दे सकता, वो वैलिड है लेकिन अनसाउंड है। अब फ्रीगे को ये बात मालूम थी कि अगर हम कोई फॉर्मल सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो मैंने जो तीन बातें गिनवाई कि उसको दरअसल एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है वो अपने अंदर जो है वो जम कर सके। ठीक है। एक उसका बात ये थी, तो अगर वो जम कर सके तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं जो अनसाउंड आर्गुमेंट है उसको भी मैं फॉर्मल सिस्टम के अंदर ले आऊं। ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि कोई भी अक्ल है ना, अक्ल, अक्ल इटसेल्फ अपनी जात में कोई चीज नहीं है। हैगल भी यही बात करता है, लेकिन हैगल बात करता है, आप समझ लें कि कंटेंट की। ठीक है। कोई भी तस्वुर है, उसका जो कंटेंट है वो, यहाँ पे जो फ्रीगे बात कर रहा है वो कह रहा है कि कॉन्सेप्चुअल कंटेंट। ठीक है। यानी जो तस्वुर अक्ल के साथ नथी नथी कंटेंट है ना। ठीक है। वो कहता है कि जब मतलब कि अक्ल है, तस्वुर अक्ल है, और तस्वुर अक्ल और अक्ल के दरमियान जो चीज मीडिएट करेगी वो तस्दीक होगी। और तस्दीक के लिए लाजिम है कि वो सिर्फ वैलिड ना हो बल्कि साउंड भी हो। ठीक है। और वो उस साउंडनेस का हमें पता लगेगा अपने मवाद की मदद से। और लेकिन मवाद, मवाद को भी हमने चेक करना है कि मवाद किस तरीके से ठीक है। तो वो कहता है कि जब आपकी तस्वुर अकल, तस्दीक, मवाद और जो कोहेरेंसी है, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो सिमेंटिक है, आपकी कोई भी सिस्टम है उसके, इन चार चीजों के दरमियान जब असर्शन कायम होगी, तो तब एक वैलिड आर्गुमेंट तरतीब आता है। तो फ्रीगे के नजदीक दरअसल जो ट्रूथनेस है, मैं लिख भी देता हूँ कि जो ट्रूथ है वो इज इक्वल्स टू है आपके असर्शन के। ट्रूथ इज इक्वल टू असर्शन। ठीक। अच्छा, पता नहीं ये बात आप लोगों को समझ आई होगी कि नहीं आएगी, और मैंने ये एक कोशिश की है कि मैं समझा सकूं। ठीक है। तो फ्रीगे का ये काम था। उसके बाद जो रसल आया, ठीक है, अब हम देखेंगे कि रसल ने क्या किया। रसल के नजदीक जो है ना, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक बात बताऊं, रसल के नजदीक, फ्रीगे के नजदीक, फ्रीगे जो बात करता है कि ट्रूथ इज इक्वल्स टू असर्शन, रसल आके बात करता है कि दरअसल ट्रूथ इज इक्वल्स टू प्रूवेबिलिटी। ठीक है। ट्रूथ इज इक्वल्स टू प्रूवेबिलिटी। यानी जहां पर फ्रीगे चार चीजों को लेके आते हैं, उसके अंदर आपका तस्वुर अक्ल है, तस्दीक है, मवाद है। ठीक है। और उसके अलावा, इसके अलावा जो ट्रूथनेस है इट्स सेल्फ प्रोपोजिशन की, और उन चारों के दरमियान जब तस्दीक
असर्ट करती है उन चार ही चीजों के, यानी एक तरीके से उसके ऊपर उनको ग्रैब करती है, तो फिर दरअसल ट्रूथ है इज इक्वल टू असर्शन है, आपकी जो तस्वुर अकल की असर्शन है, तस्दीक जो कि मवाद है उसके साथ। ठीक है। रसल ये बात करता है कि नहीं, ट्रुथ दरअसल प्रूविबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि फ्रीगे के नज़दीक, क्योंकि अब हम चलें बिगडिफ्ट को बात करते हैं, हम उसकी हदूद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फ्रीगे के नज़दीक जो है, एक जरा मैं अपना, हाँ जी। अच्छा, अब हम चले, बराह रास्त हम थोड़े मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आप कोई भी अपना प्रोपोजिशन बनाएंगे, वो किसी शय के हवाले से बनाएंगे। अब शय की तारीफ करता है फ्रीगे अपनी, जो उसकी बिगरिफ्ट है उसके अंदर, जो उसकी कॉन्सेप्ट राइटिंग है उसमें, जिसमें वो प्रेडिकेट कैलकुलस कहता है कि ऑब्जेक्ट है, और उसके हवाले से वो दो चीजें बयान करता है। पहली चीज, कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, जिसको मैंने तस्वुर अक्ल कहा पीछे। जो पीछे मैंने आपको बयान की उसका एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव था, ये अब हम दरअसल फ्रीगे को क्या असल में क्या बात करते हैं, और दरअसल फ्रीगे की फिर नफी रसल ने कैसे की उसको देख रहे हैं। तो किसी भी प्रोपोजिशन जब आप बनाएंगे तो वो किसी ऑब्जेक्ट के हवाले से बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ होता है, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अतलाक होता है कि जिसकी मदद से हम प्रोपोजिशन बनाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है और दूसरा है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है। अब मैं लिखता हूं, एवरी कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस डिटरमाइंस एन ऑब्जेक्ट। एवरी कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि एवरी मीनिंगफुल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, मीनिंगफुल प्रॉपर्टी, जो मैंने पीछे बात की कि प्रॉपर्टी आप यहाँ पे कह लें जो तस्दीक और मवाद है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को आप तस्वूर अकल कह लें, और प्रॉपर्टी को आप कह लें कि जो समझ लें कि प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं कि जो निस्बत हिकमिया है, और बाकी बातें जो मैंने की। तो एवरी मीनिंगफुल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसमें ये वो खास वही वोकेबलरी में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पीगे ने अपनी किताब बिगलिफ्ट में की थी। एवरी कॉन्सेप्ट डिटरमाइन एन ऑब्जेक्ट एंड एवरी मीनिंगफुल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अपनी जात में क्या है। तो उस वाले से फ्रीगे का जो ला है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप ये पढ़ें, फॉर एवरी प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट containing exactly the thing that satisfy that property। ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो है आपके फ्रीगे के नजदीक क्या है, ऑब्जेक्ट दरअसल, मैंने जैसे कहा कि एक कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर्टी है, और कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी दोनों ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जात में दरअसल एक्सटेंशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपनी जात में दरअसल एक एक्सटेंशन है, यानी ऑब्जेक्ट एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन, ओके। और अगर इसको हम, अगर मैं इसके हवाले से बनाऊं ना, कि जो इसको हम लिख सकते हैं, अगर सेट थ्योरी की मदद से लिखें कि एस इज इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, ठीक हो गया। यानी दरअसल पहली बात तो ये है कि फिर ये कहता है कि ट्रूथ इज इक्वल्स टू असर्शन। ठीक है, और दूसरी बात कहता है कि प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू द एक्सटेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रॉपर्टी है दरअसल, यानी मिसाल के तौर पे हमने पहले एक प्रॉपर्टी तरतीब दे दी, मिसाल के तौर पे ये एस एक प्रॉपर्टी है, और उसके जो सॉरी नहीं, ये हमने तो एक सेट बनाया ना एस, जो प्रॉपर्टी है जिसको मैंने पी से डोनेट किया, डिनोट किया है, उसकी जो एक्सटेंशन है जिसको मैंने एक्स से डोनेट किया है, दरअसल वो आइडेंटिकल है आपकी ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, अब ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये मतलब कि
जो भी प्रॉपर्टी है, दरअसल प्रॉपर्टी को जो डिफाइन करेगा, किसी भी कोई भी सेट प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, वो दरअसल उसकी उसकी एक्सटेंशन की मदद से डिफाइन करेगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने एक एस, जो एक जो है आप सेट है, ठीक है, जो उसका जो प्रॉपर्टी है दरअसल वो उसकी जो एक्सटेंशन है उसके बराबर है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब रसल क्या कहता है? रसल कहता है कि ये जो तुमने बात की है ना, कि जो दरअसल प्रॉपर्टी है, दरअसल जो ऑब्जेक्ट है दरअसल वो आइडेंटिकल है प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, वो नफी है, क्योंकि रसल पैराडॉक्स है ये कि सेट ऑफ ऑल सेट आप नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे ये मैंने जब लिखा ना, कि मैं इसी को ही आगे लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द सेट, सेट ऑफ ऑल द सेट्स, यानी सेट ऑफ ऑल द सेट्स क्या होगा? अच्छा, यानी मिसाल के तौर पे इस वाले से भी आपको एक मिसाल देते हैं कि, एक मिनट जरा। ओके, आपको इस वाले से एक मिसाल देते हैं कि दरअसल मैंने अपनी ये नोट्स के अंदर लिखी हुई है मिसाल के, हम कहते हैं कि आप एक सेट को डिफाइन करें कि जिसको मैं कहता हूं सेट इज इक्वल्स टू वी। हमने ये सेट डिफाइन किया, ठीक है, और वी का एक आप समझ लें कि मेंबर है, ठीक है, अज्यूम बी, ठीक है, तो दरअसल जो सेट वी है उसका एक मेंबर है। और वी की मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं कि बी एक्स contains सब वी, ठीक है, यानी जो एक्स contains वी, एक्स didn't implies एक्स। अच्छा, पहले इसको समझे, मैंने पहले एक हमने पहले कहा कि सेट ऑफ ऑल द सेट हो सकता है, यानी वो सेट के जिसके अंदर बाकी के तमाम सेट हों। हमने एक सेट एज्यूम किया कि जिसको हमने नाम दिया वी के, और वी के अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया, ये एक हमने एक स्टेटमेंट लिखी, आम अल्फाज में समझ लें कि बी। और बी की हमने नेचर को डिफाइन किया कि बी इज इक्वल टू, जो मैंने ई की तरह यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइज, ठीक है। ठीक है, इसको आप ऊपर देख भी सकते हैं, जो मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये आपका, अच्छा यहाँ पर शायद नहीं मैंने वो लिखा। अच्छा, ये लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ कह लें या इम्प्लाइज कह लें, ये जो मैं जिसको इंडरलाइन कर रहा हूँ येलो से, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कह सकते हैं या इसको इम्प्लाइज भी कह सकते हैं, ठीक है, चलिए हम एलिमेंट ऑफ ही कह देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि वी है, सेट है, और वी के अंदर एक स्टेटमेंट बी है, और बी को मैंने डिफाइन किया कि एक्स, ठीक है, कोई भी आप उसमें ले सकते हैं कि एक्स इम्प्लाइज एक्स इन द वी, ठीक है। मिसाल मैंने कहा कि एक्स के अंदर इसको आम अल्फाज में देखते हैं कि एक्स के अंदर मैंने कहा कि एक समझने के उसका एक कंपोनेंट है कि जो वी के अंदर है, लेकिन मैंने आगे कह दिया कि वो जो एक्स जो कि वी का दरअसल मेंबर है, वो खुद अपने अंदर अपने आप को नहीं रखता। ठीक है, तो नीचे मैं लिखता हूं कि क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बी इंप्लाइज बी, यानी मिसाल के तौर पे एक मैंने वी जो सेट एक मैंने ज्यूम किया, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है बी, और बी को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक्स इंप्लाइज वी, यानी एक्स जो है वो दरअसल एक कंपोनेंट है सेट वी के अंदर, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है हमारे सेट वी के अंदर, दरअसल वो अपने आप के बराबर नहीं, यानी एक्स इज नॉट इन विद इन द एक्स, ठीक है, यानी एक्स जो है वो अपने आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि वो अपने आप को अपने आप से खारिज कर रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो बी स्टेटमेंट हमने वी के अंदर बनाई है, यानी बी स्टेटमेंट हमने सेट वी के अंदर बनाई है, क्या वो अपने आप को अपने आप से सेटिस्फाई कर सकती है? यानी मिस हमने एक बी एक बनाया ना, एक हमने कंपोनेंट बनाया, एक एक सबसेट बनाया, और वो सबसेट पार्ट है आपके वी का, ठीक है। यानी हमने कहा कि दरअसल
बी जो है वो सेट ऑफ द सेट है आपके वी का। ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अगर हम कहते हैं ना कि एक्स दरअसल पार्ट है वी का, लेकिन एक्स खुद अपने बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहां से ही मुकदमा निकलता है। और अगर हम फिर बाद में ये भी कहते हैं कि जो बी है, कि जिसके अंदर से ये स्टेटमेंट इस बी को सेटिस्फाई कर रही है, यानी बी का मवाद ये स्टेटमेंट है, तो क्या बी अपने अपने बराबर हो सकता है? हम कहेंगे कि बराबर अपने नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरीके की कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि बी जो सबसेट है, ठीक है, और उस सबसेट के अंदर हम दरअसल सबसेट किस चीज को डिफाइन कर रहा है? वो सेट वी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। और सेट वी को जो बी डिफाइन कर रहा है, और बी को इटसेल्फ जो चीज डिफाइन कर रही है, वो कंपोनेंट एक्स डिफाइन कर रहा है कि एक्स दरअसल वी का सबसेट है। ये जो हमने किया कि एक्स इज द सबसेट ऑफ वी। ठीक है। और आगे हम कह रहे हैं कि जो एक्स है वो अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी सेट ऑफ ऑल सेट आप नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कैट है वो मैमल है, यानी कैट जो है, बिल्ली, वो एक मैमल है। ठीक है। लेकिन मैमल अपने आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है। यानी मैमल जो है वो मैमल नहीं है दरअसल, यानी मैमल अपने आप को अपने आप से खारिज करती है। तो ये तो डिफाइन नहीं हो सकता। तो फ्रीगे जो बात करता था कि जो ऑब्जेक्ट है दरअसल वो, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन है। ठीक है। रसल ये बात करता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज उनकी एक्सटेंशन ही नहीं है, प्रॉपर्टीज की एक्सटेंशन ही नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो ये जो फ्रीगे ये जो बात करता है, ठीक है, इसके मुकाबले में रसल कहता है कि जो आर है, आर इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स इम्प्लाइज इन एक्स, ये हो ही नहीं सकता बराबर। ठीक है। और फिर नीचे हम ये भी कह देते हैं, आर वन हो गया आर टू इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स इज नॉट इम्प्लाई टू एक्स। अच्छा, ठीक है, यानी हमने आर वन और आर टू को इनके इंटरनल से डिफाइन कर दिया, लेकिन नीचे हम कह देते हैं कि आर इज नॉट इन द आर। तो यानी ये सही तरीके से मामला नहीं ना बन रहा। यानी हमने क्या किया कि हमने आर वन और आर टू को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन हमने उसके ऊपर आर वन एंड आर टू के ऊपर एक सुपर सबसेट बना दिया। ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि हम आर वन एंड आर टू की जो कंडीशंस को डिफाइन कर दिया है, उन्हीं की मदद से हम फिर डिडक्ट करें। लेकिन हमने इनके ऊपर एक सुपर सेट बना दिया और उस सुपर सेट को कहा कि वो अपने अंदर नहीं हो सकता, आर इज नॉट इंक्लूडेड इन आर। तो फ्रीगे ने जो बात की कि ऑब्जेक्ट दरअसल प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन की बदौलत अपने आप को डिफाइन करता है, रसल ने कहा कि बहुत से ऐसी, आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो अपनी एक्सटेंशन की मदद से डिफाइन नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल द सेट्स के तमाम सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, नहीं बन सकता। ये इसी तरीके से फिर हमारे पास जो यही एक कॉन्सेप्ट था कि फिर जेड एफ सी जो एक्सियम था, मिसाल के तौर पे दूसरा एक्सियम है, एक्सियम ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसने रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को, कि आपने जो दरअसल एक सेट को डिफाइन कर लिया है, उसी के आप उसी सेट के अंदर ही आप ड्रिल डाउन करेंगे, यानी उसी सेट के आप सबसेट बनाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि जो सेट आपने डिफाइन कर दिया उस सेट के ऊपर एक और सेट को बांध दें, क्योंकि वो जो आप एक नया सेट, सुपर सेट बनाएंगे एग्जिस्टिंग सेट के ऊपर, दरअसल वो एग्जिस्टिंग सेट के पास वो मवाद ही नहीं होगा कि जो वो मवाद अपने सुपर सेट के ऊपर लगा सके। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे मिसाल दी कि कैट एक मैमल है, हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसके ऊपर हम, क्योंकि मैमल जो है वो दरअसल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कैट के बजाय, कैट तो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है ना, उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को हमने प्रेडिकेट लगाया कि कैट इज मैमल। लेकिन अब हमने जो उसका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है उसकी एक और हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी कि जो कैट इज मैमल के ऊपर, यानी सुपर सेट उसका बन गया कि मैमल इज नॉट मैमल। ठीक है। यानी हमने आइडेंटिटी को नॉन आइडेंटिटी में बदल दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो रसल ने दरअसल इस चीज की नफी की। ठीक है। और रसल ने फिर दरअसल कहा कि जो मुख्तलिफ जो चीजें हैं ना, मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दरअसल उसकी उसने हिरारकी बना दी कि मुख्तलिफ हिरारकीज के अंदर चीजें काम करती हैं। जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ हिरारकीज हैं। और जो भी एक, मतलब कि ये S1 लिख देता हूँ, S2 लिख देता हूँ, S3,
S4। यानी S3 जो है वो नीचे ड्रिल डाउन हो सकता है। S3 अपने ऊपर वाले एग्जाम्स के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, ना ही अपनी इस कंटेंट की बुनियाद पे वो कोई सुपर सबसेट बना सकता है कि जिसको वो S11 कह दे, नहीं। ठीक है, तो मुख्तलिफ हायरार्कीज बना दी आपका जो रसल है। और दूसरी तरफ फ्रीके जहाँ पे कहता था कि ट्रूथ दरअसल असर्शन है। ठीक है, रसल के नजदीक ट्रूथ जो है वो दरअसल प्रोबेबिलिटी है। और वो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं लिख भी दूं कि वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ट्रूथ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, कि प्रोबेबिलिटी ये है कि जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ हायरार्कीज हैं और मुख्तलिफ एक्सियम्स हैं। जूं जूं मुख्तलिफ एक्सियम्स अपनी स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते जाएंगे, ट्रूथ तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी फ्रीगे ने जो अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया था चीज़ों को, ठीक है, रसल ने आके उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और दरअसल समझ लें कि जो रसल है वो टाइप थ्योरी का बनी है, टाइप थ्योरी। इसको हम चलें, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, आज हमने सिर्फ रसल और फ्रीगे को ही बयान किया है। तो रसल दरअसल जो अर्ली टाइप थ्योरी है ना उसका बानी है, कि जो आप समझ लें कि जदीद अहद में सेट थ्योरी के पैरेलल है। टाइप थ्योरी ये है कि टाइप थ्योरी दरअसल आप समझ लें फिलोसॉफिकली आपकी इपिस्टिमोलॉजी के साथ ताल्लुक रखती है, कि हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसका इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको हम अपने कॉपी पेपर के ऊपर किस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीगे की जो बात थी ना कि आप अपने तस्वुर अक्ल, तस्दीक, मवाद और ट्रूथनेस के साथ, यानी जो ट्रूथ वैल्यू प्रोपोजिशन, इन तमाम को जब आप असर्ट कर लेंगे आपस में तो वो ट्रूथ है। ठीक है, और आगे जो मैंने बात की, जो बकबक की है, ठीक है, रसल ये बात करता है कि जो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो अपनी एक्सटेंशन के बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पे एक सेट अपना अपना पावर सेट या अपना यूनिवर्सल सेट नहीं बना सकता, बल्कि वो सेट अपने सबसेट्स को बना सकता है। तो जो सेट अपना मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल सेट बना रहा है, तो उसकी ऑब्जेक्ट के पास तो एक्सटेंशन ही नहीं है कि वो असेंड हो सके। ठीक है, फिलोसॉफिकली। ठीक है, तो ये बात रसल फ्रीगे के मुकाबले में कहता है। और फिर रसल टाइप थ्योरी बनाता है, मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की हायरार्कीज बनाता है, और कहता है कि हर एक जो सेट है वो अपने सबसेट की तरफ ही ड्रिल डाउन कर सकता है, वो ड्रिल अप नहीं हो सकता कि अपना ही एक सुपर सेट या सेट ऑफ ऑल सेट बना ले। ठीक हो गया। हाँ, पावर सेट बना सकते हैं, कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, यानी पावर सेट जिन्होंने सेट थ्योरी पढ़ी है, लेकिन सेट ऑफ ऑल सेट आप नहीं बना सकते। ठीक है, और उसने भी टाइप थ्योरी को डेवलप किया, और उसने कहा कि ट्रूथ दरअसल प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी से मुराद क्या है, कि आपके जब मुख्तलिफ एक्सियम्स हैं कि जो अपनी एक ख़ास कंस्ट्रक्शन के अंदर ही काम करेंगे, यानी एक ख़ास हदूद के अंदर काम करेंगे, और जो जो एक्सियम्स अपने आप को सेटिस्फाई करते जाएंगे वो ट्रूथ होगा आपका। ठीक हो गया। तो अब ये हमने बहुत ही ज़्यादा पता नहीं मुझे आप लोगों को समझ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमने ये सारा कुछ बयान कर दिया है। हमने रसल और हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स के हवाले से हमने किन लोगों को बयान कर दिया। हमने लेबनिज को देखा है, हमने कांट को देख लिया, फिगे को देख लिया और रसल को देख लिया। और अभी चलें, अभी हमने अगले उसके अंदर हम आपकी जर्मेलो जो सेट थ्योरी कैसे बनी, और उसके अंदर कांटार की क्या कंट्रीब्यूशन थी, हिल्बर्ट, गोडेल और टाट्सकी, इनको देखेंगे। और जो जदीद अहद में जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको देखेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये 5-6 वीडियोस ही बनेंगी, क्योंकि अगली वीडियो में हम इन 4-5 को देख लेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में हम हिरार्कीज ऑफ लॉजिक को देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम जो कंटार है और बाकी बातें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये थोड़ी मुश्किल बहस है, और मैं अपने आप को इस हवाले से नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है। अगर मेरे से गलती हुई है तो जो उस्ताद हैं हमारे, जिनका ज़्यादा इस हवाले से तजुर्बा है, तो वो हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप जो है वो हमें इजाज़त दें। फिर हम हाज़िर होंगे, हम मज़ीद इसको देखेंगे, चीज़ों को स्टडी करेंगे। थैंक यू।